चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद का। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद और इसको 0 टू हीरो लेवल समझेंगे। ठीक है, बेसिक एकदम पढ़ा रहे हैं। इसको बेसिक से जानेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्लास 9th के लिए टॉपिक है और 9th के बाद इसका हाई स्कूल वाला लेवल भी पढ़ाएंगे। तो बहुपद को ध्यान से समझिएगा और इसको अच्छे से कवर करिएगा। ओके, देखो बहुपद पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, यानी कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। ठीक है, बहुपद जो है उसको जानने के लिए हम लोग को बीजीय व्यंजक यानी कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानना बहुत ज़रूरी है। और जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। किससे किससे? एक तो हो गया हमारा वेरिएबल, दूसरा होता है नॉन वेरिएबल। ठीक है, अब ये वेरिएबल और नॉन वेरिएबल क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं चर और अचर। तो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ना उनको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि ये एक्स हो गया, वाई या फिर जेड, ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल्स होते हैं, है ना। कोई भी इक्वेशन एक्स वाई जेड में लिखी हो सकती है या फिर पी क्यू आर की फॉर्म में लिखी हो सकती है। तो वेरिएबल्स ये होते हैं। नॉन वेरिएबल क्या होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं? नॉन वेरिएबल में सारे हमारे न्यूमरल नंबर्स आते हैं, जैसे 1 2 3 4 एक्सेट्रा, है ना। ये सारे के सारे हमारे नॉन वेरिएबल होते हैं। और ज़्यादातर हम लोग अलजेब्रा में ABCD का भी यूज़ करते हैं, है कि नहीं। नॉन वेरिएबल की फॉर्म में हम लोग ABCD भी यूज करते हैं। अचर की जगह पर हम लोग ABCD का भी यूज़ कर लेते हैं। तो चर और अचर यानी कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को मिला करके क्या बनता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लिख दें 2x, तो ये क्या है? ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें एक अचर और एक चर आया हुआ है, यानी कि एक नॉन वेरिएबल और एक वेरिएबल है। नॉन वेरिएबल जैसे ये और वेरिएबल जैसे x। ओके, अगर इसी की फॉर्म में हम लोग लिख दें 3x² या फिर लिखा हो ay² लिखा है तो भी ये क्या है? ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक नॉन वेरिएबल और एक वेरिएबल आया हुआ है ना। ay² हो गया या फिर cz² हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। ओके, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जान के क्या होते हैं? ठीक, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल को जानने के लिए हम लोग को पहले ये जानना जरूरी है ना। अब देखो कि बहुपद क्या होता है। बहुपद के लिए पहले तो हम आपको बताते हैं कि पॉलिनोमियल के कुछ एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे कि लिखा है 2x + 1, ये हो गया, है ना। और बोले जैसे तो 4x² + 6x - 1, ये एग्जांपल्स है बहुपद के, यानी कि पॉलिनोमियल के लिए कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं। जैसे कि ये है 6x³ + 4x + 5, ये भी क्या हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब ये कैसे है, पॉलिनोमियल के बारे में क्या है क्या नहीं है वो सब बताने वाले, तो ध्यान से देखना। हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद का वर्गीकरण। देखो कितने इसके क्लासिफिकेशन किन किन बेस पर किए गए हैं। सबसे पहला तो हमारा है बेस्ड ऑन देयर पावर्स। ठीक है, देयर पावर का मतलब क्या है कि घातों के आधार पर बहुपद के टाइप्स हैं वो। और दूसरा है बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ टर्म। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों के आधार पर। ठीक, तो पदों के आधार पर इसके 4 पद हैं, यानी कि इसके 4 पार्ट हैं, और घातों के आधार पर भी इसके 4 पार्ट हैं। ठीक, यानी कि पावर जो है, पावर के अकॉर्डिंग भी इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से पार्ट है? पहला वो रैखिक बहुपद है, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल की बात सुना होगा। द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। त्रिघात मतलब क्यूबिक, और चतुर्घात मतलब है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अगर हम पदों के आधार पर बात करें तो एक पदीय बहुपद, द्विपदी, त्रिपदी और शून्य बहुपद, इनको हम लोग बोलते हैं पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। चलिए हम लोग जानते हैं इनके बारे में लाइन से 1 by 1। पहले हम लोग घातों के आधार पर बहुपद है उनके बारे में जानेंगे, उनके कुछ एग्जाम्पल जानेंगे। उसके बाद पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार जानेंगे। ओके, तो ये देखो सबसे पहला है हमारा घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। नंबर 1 पे हमारा कौन सा है? बेस्ड ऑन देयर पावर्स। सबसे पहला हमारा आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी पावर 1 होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लिख के दिखाते हैं, जैसे लिखा हो कि 2x + 1। ठीक, ये एक एग्जांपल है बहुपद का। कैसे? तो इसमें लिखा है 2x + 1, यहाँ पर जो x वेरिएबल है यहाँ पर इसकी पावर कितनी है? 1, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद, क्योंकि इसमें इसकी पावर क्या है? 1 है। ठीक, इसका एक और एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे कि मान लो लिखा है 2x, तो इसमें भी क्या x की पावर 1 है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिख दिया 5y लिख दिया, तो इसमें भी क्या y की पावर 1 है, या फिर 5z - 1 लिख दिया, तो ये भी क्या है? एक रैखिक बहुपद ही है, यानी कि
लीनियर पॉलिनॉमियल ही है। लीनियर पॉलिनॉमियल का मतलब ये होता है कि इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर x की पावर 1 है, y की 1 है, z की 1 है और 2x+1 भी ये भी है। अगर ये भी लिखा हो √3x+1 तो भी ये भी एक क्या होगा, लीनियर इक्वेशन ही होगा, लीनियर पॉलिनॉमियल ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी x वेरिएबल जो है उसकी पावर क्या है, 1 है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ये क्या होता है? द्विघात की बात करें तो हम लोग द्विघात में ये बोल सकते हैं कि जिस पॉलिनॉमियल में यानी कि जिस बहुपद में वेरिएबल की घात 2 हो, जैसे यहाँ पे लिखा है x² - 1, इसमें वेरिएबल की पावर 2 है, तो यहाँ पर इसको हम लोग बोल सकते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, या फिर ये लिखा हो x² + 1, इसको भी हम लोग द्विघात ही बोलेंगे। ठीक है, और अगर हम लोग ये लिख देते हैं x² + 4x - 1, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लिया, ये मैंने अपने मन से बनाया है, बुक्स के एग्जांपल नहीं है ये, तो इनको भी हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद ही बोलेंगे, है ना। और जैसे एक दो एग्जांपल और देख लो, जैसे लिखा है x² - 3x + 1, बुक्स में देखने को मिलेंगे इस टाइप के एग्जांपल। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल से सारे, है ना। जैसे मान लो लिख दिया 3x² - 4x + 1, तो ये भी क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का एग्जाम्पल है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या होता है। क्यूबिक जैसे कि हम लोग क्यूबिक वर्ड ही जान लो, वर्ड सुन करके ये लग रहा है कि क्यूबिक मतलब 3 इसकी पावर होने वाली है। कितनी होने वाली है, उसकी घात कितनी होगी, 3। ठीक है, जिसकी पावर 3 हो उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक। फॉर एग्जांपल लिखा हो x³ + 1, इसमें क्या है, x वेरिएबल की पावर 3 है, तो हम लोग इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल। और एग्जांपल ये भी हो सकता है x³ - 1, तो यहाँ पर x वेरिएबल की पावर 3 है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल। और अगर हम लोग को ये दिया हो x³ + 4x - 1, तो भी हम लोग इसको पॉलिनॉमियल बोलेंगे क्यूबिक वाला। क्यूबिक पॉलिनॉमियल है ये भी त्रिघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुपद की घात कितनी है, 3 है ना। और एक एग्जांपल इसके और देख लो, जैसे ये लिखा हो 4x³ + 3x² - 2x + 1, इस टाइप से अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई है तो ये भी हमारे क्या है, ये भी हमारी क्यूबिक पॉलिनॉमियल ही है, यानी कि त्रिघात बहुपद ही है, उसी का एग्जाम्पल होगा। ओके, ये आगे चल के काम आने वाला है, इसलिए पहले बता रहे हैं। देखो, चतुर्घात बहुपद यानी कि हम लोग इसको बोलेंगे बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का मतलब क्या है, ऐसा पॉलिनॉमियल यानी ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 4 हो। कैसे, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है 4x की पावर 4 - 1, जैसे ये लिख दिया हमने, तो यहाँ पर क्या है, वेरिएबल की पावर 4 है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल यानी कि चतुर्घात बहुपद। ठीक, अगर यही लिखा है सिर्फ x की पावर 4 - 1, अगर सिर्फ यही लिखा है तो भी ये क्या है, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ही है। और अगर हम लोग इसको लिख देते हैं x की पावर 4 + 1, तो भी यही है। और एक एग्जांपल पूरा लिखते हैं, 4x की पावर 4 - 3x³ + 4x² + 2x - 1, तो ये भी हमारा क्या है, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ही एक कंप्लीट एग्जांपल है। ओके, तो हमने घातों के आधार पर देखा 4 टाइप के होते हैं पॉलिनॉमियल, कैसा, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और चतुर्घात बहुपद, जिनके नाम क्या है, लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। रैखिक बहुपद क्या होते हैं, लीनियर वो होते हैं जिनमें क्या हो, वेरिएबल की पावर 1 हो। ठीक है, वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की पावर 2 से ज़्यादा ना हो, 2 ही हो, उसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल यानी कि द्विघात बहुपद। और क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की पावर यानी कि चर की पावर कितनी होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्यूबिक पॉलिनॉमियल। और बाइक्वाड्रेटिक किसको बोलेंगे, जिसमें वेरिएबल की पावर 4 हो, यानी कि जो भी चर पद इसमें दिया हुआ है उन सबकी घात कितनी होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा ना हो, उसको बोलेंगे हम लोग चतुर्घात बहुपद। ठीक है, ये घातों के आधार पर तो हो गया क्लासिफिकेशन। अब हम इसका पढ़ेंगे इसके पदों के आधार पर क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या लिखा है, पदों के आधार पर यानी बेस्ड ऑन देयर टर्म्स। हम लोग टर्म्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि जो बहुपद है उनको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले लिख रहा है एक पदी बहुपद यानी कि मोनोमियल। अब मोनोमियल का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब 1 ही होता है। ठीक है, तो मोनोमियल से हम लोग को एक वर्ड मोनोमियल से पता चलता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होने वाला है। जैसे कि हमने लिख दिया 2x। ठीक, यहाँ पर क्या लिखा है, केवल 2x, इसमें प्लस या माइनस हमने कुछ और भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया हुआ है,
इसका मतलब क्या है, ये केवल एक टर्म वाला है, ठीक है। ये एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें केवल एक टर्म हो, उसको हम लोग बोलते हैं एक पदी बहुपद या फिर मोनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये लिखा है 4y² तो ये भी एक सिंगल टर्म है, ठीक है। कॉमा लगा के अलग अलग करके लिख रहे हैं। 4y² ये भी एक सिंगल टर्म है, इसलिए हम इसको भी क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद बोलते हैं, यानी कि मोनोमियल बोलते हैं, है ना। अगर हमारे पास ये लिखा हो 8x² y² z तो ये भी हमारा एक मोनोमियल का ही एग्जाम्पल है ना। अगर ये लिखा है केवल 4 तो ये भी क्या है, ये भी मोनोमियल है, बट इसको भी ना जानो। 4x² इस फॉर्म में लिखा है, या फिर 4y या फिर 8y कुछ भी लिखा है, ठीक है। 2y3 अगर y लिखा है, z लिखा है, ऐसे इस फॉर्म में लिखा तो भी क्या, ये सब सारे के सारे ये मोनोमियल के एग्जाम्पल हैं। देखो सिंगल टर्म्स है सारे के सारे, ठीक है। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल किसके, मोनोमियल के, यानी कि एक पदी बहुपद के, है ना। अब हम लोग जानेंगे द्विपदी बहुपद क्या होता है। द्विपदी बहुपद हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो पद हो, यानी कि ये पहला और ये दूसरा, ये दो टर्म हो इसमें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विपदी बहुपद, यानी कि बायनोमियल। इसके अंदर केवल दो टर्म है। इसके कुछ एग्जांपल देखो, जैसे ये लिखा है x² -1 लिख दे तो ये इसमें भी क्या है, दो टर्म है, एक ये, ठीक है। अगर हमने x² +1 लिख दिया तो इसमें भी दो ही आ रहे हैं, है ना। अगर ऐसे लिख दिया, मान लो x³ + 2x तो ये भी क्या है, ये भी एक बायनोमियल का एग्जाम्पल है, यानी कि द्विपदी बहुपद का एग्जाम्पल है। अगर हमने इसको लिख दिया है x⁵ + 3x लिख दिया मान लो, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी एक द्विपदी बहुपद का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें केवल टर्म्स कितने हैं, दो है। जिसमें दो टर्म्स होंगे उसको हम लोग बायनोमियल बोलेंगे, यानी कि द्विपदी बहुपद बोलेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं त्रिपदी बहुपद क्या होता है। त्रिपदी बहुपद हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने टर्म्स हो, तीन से ज़्यादा हो ही ना, मतलब तीन ही होते हैं। त्रिपदी वाले को तीन ही टर्म्स होते हैं। कैसे, जैसे लिखा हो 3x² + 2x + 1, ठीक है। और या फिर और क्या हो सकता है, जैसे कि हम लोग लिख देंगे 4x² + 3x - 1, ये लिख दिया हमने, ठीक। या तो लिख दिया x² + x + 1। ये सारे हमारे त्रिपदी बहुपद के एग्जाम्पल है। कैसे, क्योंकि इसमें तीन टर्म्स है, 1, 2 और 3 दिख रहे हैं ना। इसमें भी देखो तीन टर्म्स है, 1, 2 और 3। इसमें तीन टर्म्स होंगे उसको हम लोग बोलेंगे त्रिपदी बहुपद, क्योंकि इसमें तीन पद हैं, 1, 2 और 3, इसलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, त्रिपदी बहुपद बोल रहे हैं। त्रिपदी बहुपद का मतलब समझ में आया, जिसमें तीन पद होंगे उसको हम लोग त्रिपदी बहुपद बोलेंगे, जिसमें दो होंगे उसको हम लोग, जिसमें दो टर्म्स है उसमें द्विपदी बहुपद, जिसमें सिर्फ एक टर्म है, जैसे 2x 4y², या फिर ये पूरा एक सिंगल टर्म है, क्योंकि जिसमें भी प्लस माइनस से कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड ना किया गया हो या फिर जोड़ा घटाया ना गया हो, उसमें हम लोग उस पूरे को हम लोग सिंगल एक टर्म ही बोलते हैं। जब प्लस माइनस से कुछ ऐड कर देते हैं तो उसमें दो टर्म हो जाते हैं। जब प्लस माइनस से डबल टाइम्स कुछ ऐड कर देते हैं, देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तीन आ गए यहाँ पर, है ना। उसी तरीके से हम लोग जीरो पॉलिनोमियल को जानो। अगर इससे ज़्यादा टर्म्स आएंगे, जैसे मान लो त्रिपदी बहुपद में तीन पद होते हैं, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल को लिख दे, कोई भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख दो, तो उसमें कितने पावर्स, उसमें कितने टर्म्स हो जाएंगे, उसमें तो चार टर्म्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे साइड में अगर हमने कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख दिया, x³ + 2x² + 5x + 1, मान लो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक। लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 1, 2, 3 और 4, टोटल इसमें चार पद हैं। तो चतुर्पद भी बहुपद हो सकता है, बट हमने केवल त्रिपदी बहुपद तक पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको नहीं करेंगे, क्योंकि इस टाइप के सवाल आगे आने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेसिक लेवल है तो अच्छे से समझो, बेसिक को अच्छे से जानो। अब लोग जानते हैं शून्य बहुपद क्या होता है। शून्य बहुपद क्या होता है उसको जानो जरा। शून्य बहुपद वो होता है जिसमें जो वेरिएबल होता है ना, उसका गुणांक 0 हो, ठीक। वेरिएबल मतलब कि चर पद का जो गुणांक है वो 0। जैसे मान लो लिखा है x² + x + 1 होता था, तो x² के साथ में भी 0 लिखा हो, x के साथ में भी 0 लिखा हो और लास्ट में भी 0 ही हो, तो ऐसे बहुपद को हम लोग बोलते हैं शून्य बहुपद, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिसके सारे बहुपद यानी जिसके सारे चर पदों का गुणांक 0 हो, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, लास्ट में भी 0 ही हो, ठीक है। एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, जैसे लिखा हो 0x³ + 0x² - 0x और 0, ठीक। कैसे भी लिख दो, बस सबके गुणांक जो है वो 0 ही होने चाहिए, और ऐसे बहुपद को हम लोग शून्य बहुपद यानी कि जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है।
तो हम लोगों ने पदों के आधार पर बहुपद के 4 प्रकार पढ़े। कौन कौन सा? एक पदी बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद हो, यानी कि एक टर्म हो, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। फिर आता है द्विपदी बहुपद, यानी कि 2x, मतलब कि 2x+1 फॉर एग्जांपल है, तो इसमें क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पद होंगे। ठीक है, इसमें 2 टर्म्स होंगे, 2 से ज़्यादा टर्म नहीं होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे द्विपदी बहुपद, यानी कि बायनोमियल। हम लोग बात करते हैं ट्राइनोमियल की। ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है? इसमें 3 पद हो, 1 2 3, देखो 3 आ रहा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे त्रिपदी बहुपद, यानी कि ट्राइनोमियल, इसमें 3 पद होंगे। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद में क्या, जिसमें वेरिएबल है, जो चर पद है, उसका गुणांक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, समझे इसको? पदों के आधार पर हम लोगों ने बहुपद का प्रकार पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपदों के पदों के बारे में। ठीक है, यानी कि टर्म्स क्या होते हैं। कभी कभी बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट हो जाता है बेसिक में भी, तो बेसिक पढ़ रहे तो जाहिर सी बात है बेसिक के बारे में अच्छे से जान लें, है ना, बेसिक को जड़ से समझ लें। ठीक है, तो जानते हैं हम लोग बहुपद के पदों के बारे में। क्या होते हैं बहुपद के पद? देखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये एक एग्जांपल लिखा है 3/4x² - 4/3x+2, इसको लिखा है। अब हम लोग जानेंगे कि इसमें बहुपद के पद क्या क्या है। ये पूरा एक बहुपद लिखा हुआ है। अगर हम लोग ये देखो, ये माइनस में लिखा हुआ है, ये इसके साथ प्लस में लिखा है, तो इसको अलग लिख दें। जैसे मान लो 3/4x² को हम लोग अलग लिख दें, इसको ध्यान से देखना, ये लिखा है 3/4x², मैंने अलग लिख दिया। ठीक है, ये अलग हो गया, कॉमा, ये जो माइनस का 4/3x है ना, इसको अलग कर दो। ठीक है, और ये जो प्लस का 2 है, इसको अलग कर दो। ठीक है, तो देखो 3 टर्म्स थे इसके अंदर, हमने इनको अलग अलग कर दिया, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? ये एक बहुपद है और ये बहुपद के अलग अलग पद है, यानी कि ये टर्म्स है पॉलिनोमियल के। ये एक पूरा कंप्लीट पॉलिनोमियल है और ये उसी पॉलिनोमियल के क्या है? अलग अलग पद है। देखो, ये 3/4x² अलग हो गया, माइनस का 4/3x अलग हो गया, ये 2 अलग हो गया। ऐसे अगर इसमें लिखे हम लोग बहुपद के पदों को अलग अलग करके, तो यहाँ पे क्या है? 4x³ है, इसको अलग लिख दो। ठीक है, कॉमा, यहाँ पर माइनस का 6x² है, इसको भी अलग करके लिख दो, कॉमा, यहाँ पे 2x है, इसको भी अलग करके लिख दो, और ये वाले 3 को भी अलग लिख दो, कॉमा करके। तो ये सारे सारे हमारे अलग हो गए सारे टर्म्स। ठीक है, बहुपद के पदों को अलग अलग लिखना सीख गए। अगर जैसे ये लिखा है, ये एक बहुपद है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसके पदों को अलग अलग लिखो, तो क्या यहाँ पर 3x² है, तो 3x² को लिख दो, कॉमा, यहाँ पर √2x लिखा हुआ है, तो √2x को भी अलग लिख दो, और ये माइनस का √3 लिखा है, तो इसको भी अलग करके लिख दो। ठीक है, तो समझे ये बहुपद के पदों को अलग अलग कैसे लिखा जाता है, यानी कि जो भी टर्म्स उसमें दिए हैं उनको अलग अलग कर दो। यही सारे के सारे क्या होते हैं? बहुपद के पद होते हैं। एक बहुपद लिखा है, इसके पदों को अलग अलग करके हमने लिख दिया, है कि नहीं? समझ में आ रहा बहुपद के पद क्या होते हैं? ये चलिए, ये दिया x⁴ - 3x+2, इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग लिख सकते हैं आराम से, इसको लिखेंगे x⁴, कॉमा, ये माइनस का 3x है, कॉमा 2। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग ने इस पॉलिनोमियल के पदों को अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, तो बहुपद के पद क्या होते हैं ये जान के अच्छे से, है ना। और इनकी चिंता मत करना, इसकी PDF आराम से मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो बहुपद के पद जो है उनको अलग अलग दिया गया है। ठीक, समझे आए? अब हम लोग जानेंगे बहुपद की घात क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये बहुत आता है बेसिक में, क्योंकि बेसिक है, जाहिर सी बात है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन इससे बहुत बन जाते हैं और कभी कभी बच्चे भूल भी जाते हैं। तो इसको जान लो जरा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी कि बहुपद की घात क्या होती है। ये एक बहुपद लिखा है, ठीक है, ये कुछ मतलब एग्जांपल्स हैं बहुपद के, ये सारे के सारे हमें बताना है कि घात क्या है, यानी कि इनकी पावर क्या है। ठीक है, तो पावर ऑफ पॉलिनोमियल या फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये समझ करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले एक एग्जाम्पल है, x⁴ + 3x + x⁵ + 7, ये लिखा हुआ है। ठीक, हमको बताना है कि इसमें बहुपद की घात क्या है। ये पूरा का पूरा एक पॉलिनोमियल है, सबको पता है ना। इस पूरे पॉलिनोमियल की जो पावर है वो लिखनी है हमें। तो पॉलिनोमियल की पावर वो होती है जो सबसे ज़्यादा हो। तो इस पूरे पॉलिनोमियल में सबसे ज़्यादा पावर किसकी है? इस वाले टर्म की है, x⁵ वाले की। कितनी पावर है? 5 है। तो जो सबसे ज़्यादा होती है, जिस टर्म की पावर सबसे ज़्यादा होगी, वही वाली घात जो होती है बहुपद की घात होती है। ठीक है, जैसे कि इस वाले में जो x⁵ वाला पद था, इसकी घात सबसे ज़्यादा थी, तो इसी की घात को हम लोग बहुपद की घात बोलते हैं। ठीक, बहुपद की घात क्या होती है? किसी भी बहुपद की घात क्या होती है? उस बहुपद में सबसे ज़्यादा घात वाले पद की जो घात होती है उसी को हम लोग बहुपद की घात बोलते हैं। ठीक है, जैसे इस वाले में 2x² + 4x + 5 लिखा है, तो इसमें क्या है? सबसे ज़्यादा पावर किसकी है? इस वाले टर्म की, यानी कि x² वाले टर्म की पावर सबसे ज़्यादा है। और कितनी है? 2 है, तो यही क्या हो जाएगी? बहुपद की घात हो जाएगी। ठीक है, पॉलिनोमियल की पावर कितनी आएगी? ये 2 है, तो यही हो जाएगी, सबसे ज़्यादा यही है। अगर इसकी बात करें, 2x + 5 लिखा है यहाँ पर, ठीक है,
इसमें क्या है, इसमें तो सिर्फ x दिया है और कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। तो जो वेरिएबल आया है ना, वेरिएबल की घात यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक। भाई वेरिएबल अगर x एक बार लिखा तो यहाँ पर इसकी पावर भी 1 होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी की पावर जो है 1 उसी को लिख देंगे बहुपद की घात, तो ये क्या होगी, बहुपद की घात हो जाएगी। अब ये फोर्थ देखो, ये वाला एग्जाम्पल लिखा है, इसमें क्या वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, इसमें सबसे ज़्यादा घात किसकी है, तो वाई क्यूब वाले टर्म की है। वाई क्यूब वाले टर्म की कितनी है, 3 है, तो बहुपद की घात भी कितनी होगी, 3, ठीक है। यही हमारा आंसर है। अब देखो नीचे कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं 9, 3 और 0, इनकी हम लोग घात कैसे बताएंगे। तो देखो एक एक चीज़ बताते हैं ज़रा, इसको ध्यान से समझना। इसको देखो, जैसे कि कांस्टेंट पॉलिनॉमियल अभी तक नहीं सुना होगा शायद, तो एक टर्म होता है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल ही हमारे ये होते हैं 9, 3 और 0, ठीक। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल के बारे में जानो जना, जैसे कि कोई भी नंबर दिया हुआ है या फिर ए बी सी लिखा हुआ है ऐसे, जिनको हम लोग नॉन वेरिएबल की फॉर्म में यूज़ करते हैं, या तो ये हो गया या तो कोई नंबर हो गया, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये हमारे कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल के साथ में हमेशा क्या होता है, x की पावर 0 होता है इनके साथ में हमेशा, मतलब जो भी वेरिएबल आप साथ में रखना चाहो वो होता है। जैसे मान लो हमारे पास लिखा है 2 केवल, तो 2 के साथ में हम लोग मल्टीपल में x की पावर अगर 0 लिख दे तो कोई दिक्कत है, क्योंकि किसी भी टर्म की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, और 2 के साथ में मल्टीपल में 1 तो हमेशा होता है ना। तो इसके साथ में वेरिएबल कुछ भी नहीं था तो x की पावर 0 लिख दिया, है ना। और यहाँ पर जो x की पावर 0 है, तो अब आप इसको देख करके बता सकते हो कि बहुपद की घात कितनी होगी, ठीक है। अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनॉमियल दिया है और इस टाइप से है, मतलब जैसे 2 लिखा तो हमने उसको 2 इंटू एक्स की पावर 0 लिख दिया। अगर 3 लिखा है तो 3 इंटू एक्स की पावर 0 समझ लेना, इसको समझने के लिए है। अगर 9 लिखा है मान लो, है ना, तो यहाँ पर वेरिएबल नहीं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि वेरिएबल नहीं तो इसकी पावर मतलब पावर होगी है, ये पॉलिनॉमियल मतलब इसमें पावर बता ही नहीं पाते हैं, बताते इसमें है ही नहीं, कैसे बताएं। तो उसको बताने के लिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इसको मल्टीप्लाई में x की पावर 0 लिख देते हैं। तो हम लोग को x की पावर कुछ ना कुछ दिख रही है, तो उसी को हम लोग बता देते हैं कि यही बहुपद की घात यहाँ पर कितनी है, 0 है, ठीक है। तो अब जान लो ज़रा, कोई भी अगर नंबर दिया होगा, यहाँ पर भी बहुपद की घात कितनी है, 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कितनी है, 0, 0, 0, ठीक। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल ए बी सी जैसे हमने इसको मान लिया, फिर 2, 3, 4, तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कभी भी दिया होगा तो उसमें क्या होगा, पॉलिनॉमियल की पावर 0, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर मान लो फॉर एग्जांपल 9 के साथ में इंटू में 1 लिख दे, कोई प्रॉब्लम है किसी को, है ना। 9 इंटू 1 करेंगे 9 ही आएगा। इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 0, ठीक है, x की पावर 0। अब इसके साथ में वेरिएबल एक आ गया, दिख रहा है ना, वेरिएबल चर एक दिखने लगा। तो यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर होती है उसी को हम लोग बहुपद की घात बोलते हैं। तो यहाँ पर अब इसको देख करके बता सकते हो कि बहुपद की घात कितनी है, इसको देख के बताओगे तो बहुपद की घात 0 दिख रही है, वही इसकी क्या है, रियल पावर है, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल यहाँ पर क्या है, 0 है। ऐसे 3 की भी क्या होगी, अब 3 को तो ऐसे देख के बता सकते हो क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनॉमियल में जो पॉलिनॉमियल की डिग्री होती है यानी पावर ऑफ पॉलिनॉमियल वो 0 होती है, ठीक है। बट लास्ट में देखो यहाँ पर लिखा हुआ 0, ठीक। अब 0 के मल्टीपल में 1 तो नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक, 0 के मल्टीपल में 1 नहीं लिख सकते, लिखोगे भी तो वो भी 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 के मल्टीपल में हम लोग 1 नहीं लिख सकते, इसलिए जो इसकी पावर होती है ना वो नॉट डिफाइंड होती है। कैसी, नॉट डिफाइंड, ठीक। यानी कि हम लोग इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, अपरिभाषित, ठीक है। जैसे कोई भी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होता है तो उसकी घात तो 0 होती है, लेकिन अगर कोई ये तो कांस्टेंट है नहीं, ये तो 0 है, तो 0 की जो घात होती है ना वो नॉट डिफाइंड होती है, इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से इन्फिनाइट होता है वैसे ही हमारा 0 है, 0 की कोई भी घात नहीं बता सकते हम लोग, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की पहले से ही 0 होती है, ठीक है। तो ये एक नई चीज़ जान गए, 0 के बारे में जाने। 0 की जो पावर होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। कभी भी पूछा जाए एग्जाम्पल में या फिर एग्ज़ाम वगैरह में तो यही बताना है कि 0 की घात जो होती है वो अपरिभाषित होती है, नॉट डिफाइंड होती है। तो हम लोगों ने डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल के बारे में जाना, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या था कि किसी भी बहुपद की सबसे ज़्यादा जो पावर होती है उसी को हम लोग बहुपद की घात बोलते हैं, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल बोलते हैं। इस वाले में क्या थी, 5 थी, तो बहुपद की घात कितनी होगी, 5। इस वाले में कितनी थी, सेकंड वाले में 2x स्क्वायर था, यानी कि बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी, 2। इस वाले में x की पावर 1 थी तो बहुपद की घात भी 1 हो गई। इसमें 3 थी तो 3 लिख दिया। और कांस्टेंट पॉलिनॉमियल के बारे में बताया कुछ बहुत, तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल यहाँ पर आ गया। कोई भी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल दिया होगा उसकी पावर कितनी होगी, 0 होगी हमेशा। इसमें भी 0 होगी, और 0 दिया होगा तो उसकी पावर हमेशा नॉट डिफाइंड,
ठीक है, यानी कि अपरिभाषित होगी। इतना समझ में आया। ये हमारा था बेसिक, पॉलिनॉमियल का बेसिक था। अब लोग एक चीज़ और जान लेते हैं लास्ट में, फिर इसके बाद हमारा ये वाला वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जानेंगे कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल, यानी कि बहुपद का गुणांक। ये क्या होता है इसके बारे में जानो जरा। बहुपद के गुणांक क्या होते हैं। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है कुछ बहुपद लिखे हैं, मान लो जैसे ये लिखा है 3x²। देखो जरा सेकंड, 3x², ये एक बहुपद है, सबको पता है क्योंकि अभी बताया हमने एक पदी बहुपद के बारे में बताया, ज़ाहिर सी बात है सबको याद होगा। ठीक है, तो ये एक बहुपद है 3x²। हमने कहा इसमें x² का गुणांक बताना है। गुणांक क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, जो उस चीज़ के साथ में मल्टीप्लाई में लिखा हो। ठीक है, जैसे x² का गुणांक पूछा है तो x² के साथ में गुणे में जो भी लिखा है वो उसका क्या है, गुणांक है। x² के साथ में यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो 3 क्या x² का गुणांक है। तो अगर हम लोग x² का गुणांक पूछा है, इंग्लिश वाले जान ले, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x², ऐसे पूछा जाएगा उनकी बुक में, है ना। तो अगर हमको x² गुणांक बताना है या फिर कोएफिशिएंट ऑफ x² बताना तो क्या बताएंगे, जो इसके साथ मल्टीपल में लिखा होगा। इसके गुणे में क्या लिखा है 3, तो यही क्या होगा, x² का गुणांक होगा। ऐसे हमने दूसरा लिखा है, जैसे मान लो, ठीक, तो यहाँ पर क्या है, z² का गुणांक पूछा है, तो यहाँ पर जो z² लिखा है, z² के साथ में गुणे में जो कुछ भी लिखा है, ये पूरा, ये 9y² पूरा का पूरा, इस पूरे को ले लेंगे, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, z² का गुणांक, यानी कि 9y², ये पूरा हमारा z² का गुणांक है। ओके, समझ में आया। अब जैसे मान लो हम लोग ने एक इस टाइप का एग्जांपल ले लिया जिसमें दोनों चीज़ें प्लस में लिखी हैं, फिर कैसे बताएंगे। तो देखो यहाँ पर जैसे इस टाइप का एग्जांपल लिखा हुआ है और कह रहा है कि पहले हमको x² का गुणांक बताओ। तो यहाँ पर हम लोग को x² तो केवल यहीं पे लिखा हुआ है, तो इसके मल्टीपल में क्या लिखा है, x² के साथ में गुणे में क्या लिखा है, केवल और केवल 3 लिखा हुआ है। तो x² का गुणांक क्या आएगा, केवल 3 आएगा। ओके, अगर आगे देखो यहाँ पर पूछा y² का गुणांक पूछा है, तो यहाँ पर देखो y² के साथ में क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ 2 लिखा है, तो y² का गुणांक क्या आएगा, 2। ओके, इसके बाद वाले में देखो, जैसे ये एग्जांपल लिखा हुआ है π/2 x³ + x, और इसमें कह रहा है x³ का गुणांक बताओ, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x³ बताना है हमको। तो x³ के साथ में मल्टीपल में क्या लिखा हुआ है, ये पूरा π/2, तो जो हमारा आंसर है यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x³ है वो कितना आएगा, π/2। ठीक है, इतना समझ में आया। कोएफिशिएंट जानने हो ना, तो बहुपद के गुणांक क्या है, जो बहुपद के यानी कि चर के साथ में गुणे में जो भी लिखा है, जिसको भी पूछा गया उसके बारे में। यहाँ पर लिखा √2x - 1, इसमें कह रहा है x का गुणांक बताओ, तो x के साथ मल्टीपल में क्या लिखा हुआ है, √2, तो √2 जो x का क्या है, गुणांक है, तो हम लोग लिख देंगे x का गुणांक क्या है, √2, और यही हमारा आंसर है। ओके, समझ में आया। बहुपद के गुणांक क्या होते हैं अच्छे से समझ में आ गए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल ध्यान से समझा। इसमें क्या है, बहुपद के साथ में जो कुछ भी जिसका पूछा गया गुणांक, उसके साथ में जो कुछ भी गुणे में लिखा है वही क्या है, उसका कोएफिशिएंट है, यानी कि जिसके मल्टीपल में जो कुछ भी लिखा है वही क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ समथिंग जो भी है ना। यहाँ पर x² का पूछा गया, यहाँ पे z का, यहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग 2 अलग का पूछा, यहाँ पर x³ का पूछ लिया, π/2 था वो हमने लिख दिया है, यहाँ पर x का था जो कि √2 था वो भी हमने लिख दिया। समझ में आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल हो गया। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल। देखो, बहुपद में अभी तक तो बहुत कुछ पढ़ा दिया है, ठीक है, बेसिक के हिसाब से काफ़ी कुछ बता दिया है। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे तो उसमें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, बहुपद का मानक रूप कैसे लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल का मतलब है बहुपद का मानक रूप। देखो, बहुपद का मानक रूप लिखने के लिए हम लोग या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। असेंडिंग मतलब अवरोही क्रम में लिखेंगे, यानी अवरोही का मतलब क्या होता है भाई, असेंडिंग मतलब आरोही क्रम में लिखेंगे, डिसेंडिंग मतलब अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है भाई, बढ़ने वाला। ठीक है, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। तो देखो, ये वाला जो है हमारा असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो पॉलिनॉमियल दिख रहा है हम लोगों को, ये वाला, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। कैसे, सबसे पहले 2 है, यानी कि इसमें वेरिएबल नहीं है, फिर इसमें देखो वेरिएबल की पावर 1 है, फिर इसमें वेरिएबल की पावर 2 है, फिर वेरिएबल की पावर 3 है। तो मैं वेरिएबल की पावर के अकॉर्डिंग उसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले बिल्कुल मतलब कम पावर, उससे ज़्यादा पावर, फिर उससे ज़्यादा पावर, उससे ज़्यादा पावर। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया क्योंकि बढ़ रही है पावर। ठीक है, और यहाँ पर आओ, देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, पावर घट रही है। कैसे, सबसे पहले सबसे ज़्यादा पावर वाला टर्म है, उसके बाद उससे छोटा, पहले क्यूब था, फिर
फिर स्क्वायर हो गया, उससे छोटी पावर हो गई, फिर उससे कम पावर हो गई, फिर उससे कम पावर हो गई। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो हम लोग या तो इस फॉर्म में लिख दें या तो इस फॉर्म में लिख दें। ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल है, ठीक है। बहुपद का जो मानक रूप होता है वो यही होता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हो, ओके। जैसे हम लोगों ने मान लो यहाँ ले लिया एक एग्जाम्पल कि हम लोग को ये एग्जाम्पल दिया पॉलिनॉमियल एक कोई भी, कह रहा है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम में लिखना है। भाई डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा उससे छोटा, ठीक है। देखो इसमें सबसे ज़्यादा पावर वाला टर्म कौन सा है, इस पूरे में वाई क्यूब है, तो सबसे पहले वाई क्यूब को लिख दो। इसको छोड़कर इसके बाद में क्या है, वाई स्क्वायर है, तो प्लस का वाई स्क्वायर लिख दो। उसके बाद में क्या है, माइनस का वाई है, तो वाई लिख दो। और सबसे लास्ट में वही लिखेंगे जिसमें वेरिएबल है ही नहीं, जैसे माइनस का √2 है, इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल है नहीं इसलिए सबसे छोटी पावर इसी की है, 0 होगी यहाँ पर पावर है ना। तो हमने क्या किया, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। भाई एक्स क्यूब हो गया, पहले वाई क्यूब, फिर वाई स्क्वायर, फिर वाई, फिर माइनस का √2। तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, ये हमारा क्या है, आंसर है कि नहीं। अगर ऐसे ही कोई एग्जांपल हमको दे दिया गया ये वाला, इसमें कह रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखो यानी आरोही क्रम में, तो सबसे पहले सबसे छोटी पावर वाला लिखेंगे। सबसे छोटी पावर वाला कौन है इसमें, देखो यहाँ पर 1 दिख रहा, इसमें वेरिएबल की पावर 0 होती है, सबसे पहले सबसे छोटी पावर यानी कि 1। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद केवल सिंगल पावर वाला कौन है, 3x है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 1 के बाद 3x, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे ये 2x स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर अब धीरे धीरे बढ़ रही है ना, हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हुए लिखनी है, तो 2x स्क्वायर लिखेंगे, है ना। फिर इससे ज़्यादा पावर किसकी है, इससे ज़्यादा पावर है एक्स क्यूब वाले की, तो यहाँ पर लिख दो एक्स क्यूब। उससे ज़्यादा पावर किसकी है, तो यहाँ पर 7x स्क्वायर वाले की है, तो यहाँ पर लिख दो 7x की पावर 4, 7x की पावर 4 वाली, तो ये हमने इसको लिख दिया। और सबसे लास्ट में कौन बचा, x की पावर 5, तो इसको लिख सबसे लास्ट में x की पावर 5। ये हमारा अरेंज हो गया है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया यानी कि आरोही क्रम में अरेंज कर दिया। ये हमारा बहुपद का मानक रूप है, ठीक है। एक तो ये है डिसेंडिंग ऑर्डर या तो फिर असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में अच्छे से जान लो, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चंस कभी कभी पुट कर दिए जाते हैं एग्ज़ाम में या फिर टेस्ट में, यूनिट टेस्ट होते रहते हैं। अब देखो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर का एक और एग्जांपल देख लो, इसके बाद हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स क्यूब, ये इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, यानी कि सबसे छोटा सबसे लास्ट होना चाहिए, सबसे बड़ा पहले होना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर, इस पूरे में एक्स की पावर 4 वाला टर्म है, एक्स की पावर 4 को सबसे पहले लिखो। उसके बाद क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब लिख दिया। फिर क्या है, फिर 5x स्क्वायर है, बड़े से छोटा जाएंगे तो 5x स्क्वायर लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है, 5x वाला टर्म है, तो 5x वाला टर्म लिख दिया। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में वे कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, ठीक है, ये हमने लिख दिया। और ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, यानी कि बड़े से छोटा, ठीक है। तो आज के दिन में जो कुछ भी पढ़ाया है, 6 से टोटल 5 या 6 चीज़ें बताई हैं, ठीक है। पॉलिनॉमियल की जितने भी अभी आज के दिन में जितना भी 6 चीज़ें बताई गई, उनको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, दोबारा फटाफट देख लेना वीडियो को चाहो तो ये सारा बेसिक था पॉलिनॉमियल का। अगले वीडियो में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे। उम्मीद है इस वाले वीडियो को देख कर कुछ सीखे होंगे आप लोग, तो इसको देखते रहें और पढ़ाई करते रहें। बहुत ही बेसिक लेवल से बताया, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लगातार पढ़ते रहो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।